दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 3-4 दिन से जो 71वीं बीपीएससी के लिए हम वीडियो दे रहे थे वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा। उसके पीछे कारण ये था कि थोड़ा बहुत हमको नोट्स वगैरह अप टू डेट करना था, ठीक है। तो इसी कारण आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। और साथ में जैसे कि मेरे द्वारा आप लोगों को बोला गया है कि बीपीएससी यदि मेरे मार्गदर्शन में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि बीपीएससी का कब नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर भी यदि आप बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं और मेरे मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो जो हम बताएं आप उस रास्ते को फॉलो कीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो देख रहे हैं जो लिखे हैं 100, तो ये 100 नंबर आपका निश्चित रूप से होगा 100%। और यही नहीं, प्लस में आपको 20 और एक्स्ट्रा ऐड होने वाला, ठीक है। वैसे तो हम कुल 150 के 150 टारगेट किए हैं, मगर मेरा मेन मोटो है कि ये 100 100% आपके हाथ में हो और साथ में 20 एक्स्ट्रा नंबर का और व्यवस्था करवाएंगे। कहाँ से? पॉलिटी वाला सेक्शन से, और साथ में या तो आप इकोनॉमिक्स को उसमें ऐड कर लीजिए या फिर साइंस, आप मैथ आपका अच्छा है तो मैथ, या फिर दोनों को ब्लेंड करके 10 नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। ताकि बिल्कुल कोई थोड़ा इतना भी क्या होगा, इतना भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा आप देखिएगा तो सातवाहन और हर्षा वगैरह के बारे में भी हम क्या किए हैं, इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। सातवाहन का तक तो हम करवा दिए हैं, ठीक है। उसके आगे आते हैं। देखो, संगम काल का जो साहित्य है ना, साहित्य यानी कि संगम काल वाला जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 550 से लेके 750, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करें और इस पे हम क्यों इतना मतलब फोकस कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि पिछले जो अभी 70वीं वाली बीपीएससी हुई है तो उसमें जाके देखोगे तो उसमें देखो सवाल आया हुआ, इसीलिए हम क्या किए हैं साथ में उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करवा दिए, ताकि क्या हो कि तुमको ये बात समझ में आ जाए कि एंशियंट हिस्ट्री हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस एक सेकंड ठहर जाओ। ये वाली सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवेरसेना, ठीक है। तो प्रवेरसेना, तो देखो यहाँ पे सवाल सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, हम ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इसलिए हम ये चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि देखो बताया गया है वाका टाक्य डायनेस्टी के बारे में, फिर बुंदेलखंड के या फिर हैदराबाद वाले रीजन के बारे में, या फिर विद्याशक्ति के बारे में, ठीक है। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन देखो ये एंशियंट वाले से पूछा जा रहा है। उसके अलावा भी क्वेश्चन ऐड किए, जैसे देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज पूछा जाता है। यही कारण है कि अभी तक हम मिडिएवल वाला हिस्ट्री को क्या किए, उसमें एंट्री नहीं किए। और जैसा कि हम प्रॉमिस किए हुए हैं कि मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिर साइंस का हो या फिर करंट अफेयर का बात करेगा तो कल ही हम क्या हुआ है कि जो प्रतियोगिता दर्पण है मई महीने का 2025 का, ठीक है, तो उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और अभी कुछ देर पहले एक लड़का हमको मैसेज किया हुआ था, क्योंकि देखो उतना तो हमको खुद भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करने या उतना, ठीक है। तो हम टेलीग्राम पे नोट्स डालते हैं तो पता नहीं उसमें कोई डाउनलोड करता है तो मतलब मेरे से कन्फर्म करवाना पड़ता है, तो हम कन्फर्म कर देते हैं, तो इसलिए बोले, ठीक। तो देखो मेरे द्वारा जो तुमको हिस्ट्री वाला सेक्शन से बोला गया है, साथ में साइंस से, और साइंस के अलावा किसके बारे में बोले हुए थे, करेंट अफेयर। यदि ये 3 सेक्शन कर लेता है तो 100 नंबर तुम्हारा 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यही बताने के लिए हम क्या किए, ये क्वेश्चन वगैरह तुमको हम इंक्लूड कर दिए ताकि क्या हो, तुम्हारा भी ट्रस्ट बना रहे। जैसे कि ये सवाल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। तो अब ये सारा चीज क्या होगा, जो बच्चा पढ़ा होगा ये सब एंशियंट हिस्ट्री के बाद, जो वो मेडिवल हिस्ट्री है और एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है, वो जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये आजीवक
के बारे में, तो अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं आजीवक के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो तो ये 3-4 क्वेश्चन हम इंक्लूड कर दिए। ठीक, क्वेश्चन तो और भी बहुत सारा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, मेडिवल हिस्ट्री का, तो वो सब हम इंक्लूड नहीं किए। ये वाला हम इसलिए किए कि ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है तो इससे क्या होता है, सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए तो अब इस फोटो को क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए देखो, यदि सिर्फ हमको खाना पूर्ति करना रहता और आके क्या होता कि डायलॉग बाजी देके चला जाना रहता, फिर वीडियो बनाना रहता, फिर तो कोई बात ही नहीं था। क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, इसलिए क्या होता है कि हम एक एक वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, खास कर के 71वीं बीपीएससी वाले के लिए, तो हमको खुद सोचना पड़ता रहता कि हम जो वीडियो दे रहे हैं वो उसके काम में आएगा भी कि नहीं आएगा। क्या ऐसा ही तो नहीं है कि हम बस कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी लिए हैं तो जिम्मेदारी निभाएंगे। और साथ ही एक बात बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, मेरा ड्रीम है कि बिहार में कोई भी बच्चा होगा तो कंपटीशन के नाम पे हम चाहते हैं वो 1 रुपया नहीं कहीं पे करे, किसी को नहीं, हमको भी 1 रुपया नहीं दे। ठीक है, और ना किसी अन्य कोचिंग संस्थान और किसी को भी दो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको मिले और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण मिले। ठीक है, देखो इतना ज्ञानवादी हमको करना पड़ता है ताकि तुमको समझ में आ सके कि मेरे वीडियो बनाने का क्या कारण है। ठीक, हमको ना तो ज्यादा व्यू से मतलब है, ना ज्यादा सब्सक्राइबर से मतलब है, ना ज्यादा वॉच टाइम से मतलब है। मेरा काम ये है कि एक भी बच्चा यदि मेरा वीडियो देखता है ना, उसको बेनिफिट होता है तो हम समझेंगे मेरा पूरा किया हुआ काम क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, चलो तो गुप्ता एज तक हो गया था, उसके बाद गुप्तोत्तर काल भी करवा दिए थे। तो देखो जो गुप्तोत्तर काल था ना, तो गुप्तोत्तर काल था तो वो लगभग कितना 550 से लेके 1200 के रेंज में आता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें एक एक डायनेस्टी को चेक करेंगे, जो जो आता है उसको कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में घुस जाएंगे। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का पतन के बाद क्या हुआ कि भारत में एक बार फिर क्या हो गया, राजनीतिक विखंडन हो गया। राजनीतिक विखंडन क्यों हुआ, जो मगध वाला क्षेत्र था ना, मगध वाला क्षेत्र, तो उसके मध्य में यानी कि सेंटर में, ये जो तुम कहेगा कि कोई ऐसा पावर था जो पूरे को क्या करता, कंट्रोल करके रखता, तो कुछ वैसा था नहीं। ठीक है, पूरा क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, छोटे छोटे राजघराने हो गए, हर कोई एक दूसरे को हड़पने में, लड़ने में, युद्ध में क्या थे, सम्मिलित थे। तो ताकि क्या, तो उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी उस प्रकार का सशक्त राजा नहीं था जो क्या कर सकते, वो विकसित हो पाता और क्या करता, एक छत्र राज कर पाता। ठीक है, केंद्रीकृत सत्ता के स्थान पे क्या हो गया, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, और इस काल को क्या कहेंगे, पूर्व मध्यकाल। क्या कहेंगे, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, हम चाहते थे इसको एंशियंट हिस्ट्री भी बोल सकते थे, प्राचीन भारत का इतिहास, मगर नहीं बोले हैं। ठीक है, चलो यह समय एक और राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष का था, अभी तुमको बताएं। और इस टाइम में एक चीज और देखना है, और ये चीज हम तुमको करवाएंगे प्रॉपर। ठीक है, देखो मटेरियल का, माल का टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कॉपी जो देख रहा है ना, ये पूरा हिस्ट्री, यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल का कॉपी है, और यहाँ पे और भी है। ठीक है, एक एक टॉपिक पे पूरा एकदम डिस्क्राइब है, मगर मायने ये नहीं रखता कि हम कितना जानते हैं या फिर मेरे पास कितना मटेरियल तुमको देने के लिए। मेरा मेन मोटो है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, बस हम वो प्रोवाइड करवा दे, क्या होगा वही, मतलब मेरे जीवन के लिए क्या हो जाएगा, वो सफल काम हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइम में क्या हुआ कि धार्मिक पुनरुत्थान हुआ, साथ में कलात्मक विकास हुआ और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन को हम लोग 2 चरणों में देखेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री वाला है हम वो नहीं करवाएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्या कि जो उसमें इम्पोर्टेंट होगा हम उसको आर्ट एंड कल्चर के साथ ब्लेंड करके दे देंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा मगजमारी नहीं हो। हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने देते हैं, आर्ट एंड कल्चर में वो वाले को मिक्स करवा देंगे। बाद में की इंपॉर्टेंट चीज तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम लोग वर्धन वंश यानी कि हर्षा डायनेस्टी। तो टाइमलाइन पूछ दे तो कितना है, 606 से 647। ठीक है, चलिए प्रमुख शासक की बात कीजिए तो प्रमुख शासक कौन है, राज्यवर्धन है 605 से 606। उसके बाद हर्षवर्धन है, तो हम लोग हर्षवर्धन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट शासक है हम उसके बारे में तो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन पूछता था, बाद में कि बहुत है तो जो मीनिंग मायने नहीं रखता और जनरली पूछता भी नहीं रहता, तो वहां पे बेवजह ऊर्जा खत्म करना बेवकूफी ही होगा।
ठीक है। तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। इसके देखो, इसमें एक चीज और हम किए, जितना भी टॉपिक तुमको पढ़ाएंगे ना, तो हम उसमें क्या किए हैं कि जो पॉलिटिकल है, सोसाइटल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, रिलीजियस है, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और यहां तक कि प्रशासनिक व्यवस्था भी हम क्या किए, एक एक करके इंक्लूड कर दिए, ताकि तुमको टॉपिक किसी भी सूरत में नहीं छूट पाए। ठीक है। तो हर्षा का यदि राजनीतिक विस्तार का बात करेगा तो थानेश्वर वर्तमान कहाँ है? हरियाणा जो है वहां। ठीक है। उसके बाद कन्नौज, बंगाल, मध्य भारत, गुजरात के कुछ भागों में क्या थे, और साथ में असम के कुछ भागों में क्या था, इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अभी जो एगो सवाल दिखाए हुए थे, हर्षा वाला वो सवाल था, और उसमें पूछा हुआ था कि असम के तरफ का कोई राजा था, उसके समकालीन था या नहीं था, या किससे युद्ध किया था। तो ये छोटा छोटा टॉपिक जो है ना, जनरली क्या होता है, स्किप कर दिया था, इसको उतना वैल्यू नहीं दिया था, और ये कारण है कई बार पूछता तो वहां पे जवाब देना थोड़ा टफ, चैलेंजेबल हो जाता रहता है। ठीक है। दक्षिण में चालुक्य राजा थे, जिनका क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया, जो ये हर्षा था, तो हर्षा को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। कहा? नर्मदा नदी के पास। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इस बात की जानकारी आपसे कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम है तो इनके रचयिता कौन होंगे, थोड़ा विचार कीजिए। कालिदास। ठीक है। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कीजिएगा तो प्रशासनिक व्यवस्था उस टाइम में कैसा था? प्रशासन गुप्तों की तरह क्या था? केंद्रित था। क्या था? गुप्ता साम्राज्य जो चल रहा था तो उसके तरह क्या था? केंद्रित था। ठीक है। राजा स्वाभाविक है, यदि ये क्या करो, पिरामिड बना दो, तो टॉप पे कौन रहेगा? टॉप पे राजा रहेगा। ठीक है। राजा सर्वोच्च थे, लेकिन उसने राज्यसभा और परिषद की क्या की? सलाह ली। तो स्वाभाविक है राजा के पास क्या होता है? एक कैबिनेट टाइप का होता था, मंत्रिमंडल टाइप का होता था, जिसमें विशेष प्रकार के क्या होते थे? पदाधिकारी वगैरह रहते होंगे। वो क्या करते होंगे? पदाधिकारी ने कहो, मंत्री कह दो, तो वो क्या करते होंगे? राजा को उनको क्या करते होंगे? उनको एडवाइस करते होंगे। ठीक है। राज्यों का बात करेगा तो वर्तमान में ऐसे भी मान तुम सकते हो, जैसे कि मान चलो कि ये संपूर्ण भारत है। ठीक है। तो ये संपूर्ण भारत को ले लो, तो इसमें डिफरेंट क्या है? स्टेट है। तो मान के चलो कि पूरा भारत है, तो क्या हो गया? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाइपोथेटिकल। तो क्या हो गया? राजा हो गया पूरे संपूर्ण भारत का। फिर राज्य होगा, तो राज्य में क्या होगा? अलग अलग सीएम होगा। तो राज्यों को, प्रदेश को, जो राज्य का प्रदेश था उसको किस शब्द से संबोधित करते थे? भुक्ति से। ये सब चीज याद रखिएगा, पूछता होता। ठीक है। जिला को क्या बोला जाता था? जिला को विषय बोला जाता था। और उसके बाद जो निचला स्तर था वो क्या था? ग्राम था। ठीक है। चलिए, अधिकारी का बात कीजिएगा तो उपयुक्त था, अयुक्त था, राजपुत्र था, नायक और दूत था। बस आप इसको इसी प्रकार याद रखिएगा। ठीक। जहां पे हमको लगेगा इंपॉर्टेंट है कोई चीज को डिस्क्राइब करना है, हम करेंगे, क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या बताना और क्या नहीं बताना। ठीक है। धार्मिक नीति की बात कीजिएगा तो आरंभ में बोला जाता है शैव धर्म थे, और बाद में बौद्ध धर्म का क्या करने लगे? समर्थन करने लगे। तो जैसे देखो कि शैव धर्म है, बौद्ध धर्म है, कपाली है, रुद्र है, और भी बहुत सारा, आजीवक है, उसके बाद तंत्रवाद है, इस्लाम है, क्या नाम है उसके बाद, सिखिज्म है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रॉपर तुम लोग को क्या होगा, जो भक्ति आंदोलन वाला है ना, भक्ति आंदोलन या फिर धार्मिक आंदोलन का दो, तो हम उसको क्या करेंगे, जो एंशियंट हिस्ट्री का होगा वो और मिडिवल हिस्ट्री का होगा वो, एक प्रॉपर वीडियो ही बना देंगे, चाहे 4 घंटा का हो या 5 घंटा का, या फिर हमको 2 वीडियो का है ना देना पड़े। हम पूरा धार्मिक वाला क्या करेंगे, एक बार ये कर लेंगे, उसके बाद उसका कर देंगे। ठीक। ताकि इस हिस्ट्री में वो क्या हो, तुमको पचराबाजी नहीं करना पड़े। ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको क्या किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक। वेनसंग का क्या हुआ था? भारत यात्रा हुआ था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? चीन के। तो वेनसंग किनके समय काल में आए थे? हर्ष के दरबार में आए थे। ठीक। और
उसे उदार और धर्मपरायण राजा कहा था। किसको? हर्षा को बोला हुआ था। ठीक है। कन्यादान, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मणों को दान जैसे धार्मिक कृत्य को क्या किया जाता था? हर्षा के टाइम में बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है। सामाजिक स्थिति कीजिएगा तो सामाजिक स्थिति कैसा था? वर्ण व्यवस्था क्या हो चुका था? कठोर हो चुका था। क्यों? क्योंकि जब जो तुम वैदिक काल पढ़ेगा तो वैदिक काल में तो ठीक ठाक था, मगर जब उत्तर वैदिक काल का बात करेगा तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कर्म कांड बढ़ गया। और जैसे कर्म कांड बढ़ा तो क्या हुआ कि फिर नया नया धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि बौद्धिज्म आया, जैनिज्म आया और भी बहुत सारा आया। तो बौद्धिज्म और जैनिज्म क्या हुआ? वो ज्यादा स्प्रीड हुआ। ठीक है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के बारे में हम पढ़ाए थे, जो नहीं पढ़े हैं जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या हो गए? प्रभुत्व हो गए। तो स्वाभाविक है जब क्या होगा कि जब वर्ण व्यवस्था हुआ तो वर्ण व्यवस्था में सीधा है क्या कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वो क्या है? ये टॉप पे है। फिर उसके बाद वैश्य आते, जो व्यापारी होते, उसके बाद कौन आता था? शूद्र आता था। ठीक है। तो इस प्रकार का व्यवस्था होता था। स्त्रियों की स्थिति क्या था? सामान्य से निम्न था। ठीक है। सामान्य से निम्न था, लेकिन शाही महिलाएं शिक्षित थी। स्वाभाविक है, अब राजा महाराजा है, अब उसकी बहन होगी, माँ होगी, बेटी होगी, तो क्या अब वो शिक्षा के बारे में बोलेगी कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है? तो लगता है कि उसको मना किया जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भविष्य में यदि मान चलिए कि राजनीति में उनको आना होगा, कि राजा रानी बनना होगा, तो स्वाभाविक है उनका शिक्षित होना क्या आवश्यक है। नियम कानून किसके लिए होता? नियम कानून हमेशा जनमानस के लिए होता। राजा रानी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था। वो कहता ना, मेरा वचन ही मेरा क्या है? शासन है। तो उस टाइप का वो जो बोलता था वही रूल रेगुलेशन बन जाता था। ठीक है। विवाह में कन्यादान और सती प्रथा प्रचलित थी। तो जब कन्यादान तो चलो ठीक है, वहां तक करता था तो समझ में आता, मगर जो सती प्रथा कह रहा था, सती प्रथा से तो एक बात समझ में आ गया कि स्त्रियों की क्या स्थिति होगी। स्वाभाविक है, स्त्रियों की क्या होगी स्थिति? बिल्कुल दयनीय होगी। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार का था? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। व्यापार आंतरिक रूप से क्या था? सक्रिय था, लेकिन विदेशी व्यापार घाटा था। यानी कि क्या होगा? बाहरी वाले क्षेत्र से ज्यादा इनके द्वारा व्यापार नहीं किया जाता होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सांस्कृतिक विकास। तो देखो, जितना पहलू मेरे से संभव हो सका हम सारा ऐड किए हैं। ठीक है। सांस्कृतिक विकास का बात करेगा तो हर्ष स्वयं क्या थे? संस्कृत के साहित्यकार थे। और ये चीज याद रख लेना, ये तीन इनके द्वारा जो ये पुस्तक या फिर नाटक का जो भी रचना किया गया, तो ये सब पूछता रहता है। ठीक है। जैसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। देख भाई, एक बात हम बहुत क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, मेरा मोटो, मेरा विजन बहुत साफ है। हमको यहाँ से ना तो धन चाहिए, ना ही हमको नेम चाहिए, ना ही हमको फेम चाहिए। ठीक है। मेरा सिर्फ एक गोल है कि जो बिहार का जो शौर्य हुआ करता था ना, जो बिहार का प्राचीन इतिहास में जो स्थान था ना, जो गर्व था, ठीक है, जो इसका चर्चा था, जो इसका ताप था, ठीक है, जो इसका चमक था, हम चाहते हैं कि वो एक बार वापस आ जाए। ठीक है। सपना जरूर मेरा इटोपिया होगा, फैंटेसी होगा, मगर मेरा भरोसा है कि जरूर ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरे इस मुहिम में शामिल होगा और क्रांति आएगा, और बिहार का वो जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है ना, उसको एक ना एक दिन जरूर क्या करेंगे? वापस दिलवाएंगे। और बिहार का जो प्राचीन वाला गर्व है वो क्या होगा? एक ना एक दिन जरूर वापस उसको मिलेगा। और बिहारी होने पे लोगों को हमेशा क्या रहेगा? हमेशा प्राउड रहेगा, कभी शर्म का बात नहीं होगा। और कोई बिहारी कहेगा तो क्या होगा? गर्व का बात होगा। हमारे लिए शर्म का बिल्कुल बात नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो नागानंद के बाद क्या है? रत्नावली के बाद क्या है? प्रियदर्शिका। ठीक है। चलिए, तो बाणभट्ट के बारे में देखो, बाणभट्ट को तो आप याद रखिएगा, साथ में वैन सॉन्ग आया हुआ था, तो वैन सॉन्ग को भी याद रखिएगा। कई बार क्या होता, पूछ देता था कि ये विदेशी यात्री किसके दरबार में आए थे, तो आप पढ़े रहिएगा तो जवाब दे दीजिएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो क्या होगा? जवाब देना मुश्किल होगा। ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ऐड नहीं करते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि हमको ज्ञानबाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं। हम
मेरा एक ही मोटो है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हम वो देंगे, उसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, ठीक है। बाणभट्ट, बाणभट्ट क्या थे, उनके दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा क्या किया गया था, हर्षचरित का रचना किया गया था, साथ में कदम्बरी का रचना किया गया था, ठीक है। हर्षा के टाइम में यह भी कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको आप लोग जानते हो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, स्वर्ण काल था, ठीक है। स्थापत्य कला में बौद्ध विहार बनाया गया, स्तूप बनाया गया, साथ में मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है। प्रशासनिक विशेषता था, देखो प्रशासनिक विशेष, देखो इतना जितना हम बाबू तुमको क्या कर रहे हैं, एक एक बोले ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो 5 प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं ना, तुम पूरे यूट्यूब संसार में तुम खोज लो, यदि फ्री में तुमको कहीं पे मिल जाए, कितना बड़ा से बड़ा कोचिंग हो, ट्यूशन हो, यदि कहीं मिल जाए तो तुम हमको बोलना, कोई इस इतना सेक्शन को कवर नहीं करता, ठीक है। सब क्या होता है कि लोग लुभावना चीजें बताएं, यूट्यूब पे तुमको जो वीडियो मिलेगा तो एगो बात तुमको हम गारंटी देते हैं, वो चीज तुम खुद जानता होगा, या फिर तुम्हारे बुक्स में, तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, यदि नॉर्मली कहीं पढ़ रहा होगा, यदि कोचिंग कर रहा होगा तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो प्रशासनिक विशेषता की बात करेगा तो प्रशासन में राज्य नियंत्रण के साथ साथ क्या था, स्थानीय स्वायत्त था। स्थानीय स्वायत्त मतलब समझे कि कुछ कुछ काम क्या होता था कि दे दिया, जैसे कि वर्तमान में देख लो नगर पंचायत है, अब नाला साफ करना है, कहीं पे फुलवारी बनाना है, यानी कि बाग बगीचा गार्डन बनाना है, कहीं पे छोटा मोटा आयोजन करवाना है, मकान पे टैक्स लेना था, ऐसा ऐसा काम करने के लिए क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार क्या करता था, उसमें इंटरफेयर नहीं करता था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रियों का क्या होता था, अहम भूमिका होता था। नगर पालिका व्यवस्था क्या था, प्रारंभिक रूप से विकसित था, ठीक है। और शांति और सुरक्षा के लिए दूत व्यवस्था और चौकीदार की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। तो ये सारा आपको रह गया फर्स्ट वाला। इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए, तो हर्षा के बारे में पूछ ले दी तो पूछ लेगा तो आप बोल दीजिएगा हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल का प्रथम महान शासक था, जिसने क्या किया, उत्तर भारत में एकता स्थापित किया, ठीक है। वह धर्मनिरपेक्षता, साहित्य प्रोत्साहन और दानशीलता के लिए जाना गया, ठीक है। तो देखो धर्मनिरपेक्षता पे तो हम कंप्लीटली वो नहीं होते, मगर ये है कि जब शैव के बारे में बोला गया और बौद्ध के बारे में बोला गया तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं परमिशन देता होगा, तभी तो शैव भी था, नहीं तो क्या होता कि कंप्लीट ये होता कि एलिमिनेट ही कर देता उस धर्म को, ठीक है। उसके शासन काल को क्या कहते हैं, गुप्तोत्तर भारत का स्वर्ण युग, ये सारा चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पाल वंश। तो पाल वंश की बात कीजिएगा तो पाल वंश का टाइमलाइन कितना है, पाल वंश का टाइमलाइन है लगभग 750 से 1174 ईस्वी, ठीक है। स्थान कहाँ है, बंगाल और बिहार। उस टाइम में तो उतना ये क्या, जैसे कि वर्तमान में या फिर अंग्रेज भी था, तो उस टाइम तक में क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा सब साथ में होता था। वो तो क्या हुआ कि 1911-12 में जाके क्या हो गया, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, बिगड़ गया। प्रमुख शासक की बात कीजिएगा तो गोपाल 750 से 770 पाल वंश का क्या था, संस्थापक था। संस्थापक पूछता रहता, हम सवाल एगो दिखाए हैं कि चोला के बाद शायद पूछा हुआ था कि चोला के बाद कौन सा डायनेस्टी, हर्षा के बाद या चोला के बाद पूछा हुआ था कौन सा डायनेस्टी आया। तो आपको क्या करना, डायनेस्टी याद रखना और संस्थापक तो निश्चित रूप से याद रखना, ठीक है। तो संस्थापक कौन था, पाल वंश का गोपाल, प्रजा द्वारा क्या होता था, निर्वाचित होता था, ठीक। नेक्स्ट कौन आया, धर्मपाल 770 से 810, सबसे प्रभावशाली राजा था और कन्नौज की गद्दी पर क्या किया, अधिकार किया। उसके बाद आता है देवपाल 810 से
850 साम्राज्य को क्या हुआ, एकदम मैक्सिमम पीक पे ले गया हुआ था। ठीक है, मतलब ये क्या कह दो कि दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जिधर नजर आता है एगो माँ तुझे सलाम सिनेमा है ना, तो उसमें वो जो विलेन रहता है तो विलेन लाला नाम रहता है शायद। ठीक है, तो उसको अलबख्श क्या बोलता है कि थोड़ा सा क्या चाहिए, कि हमको जमीन चाहिए खेती के लिए। तो उसमें लाला कहता है अलबख्श को कि जहां तक नजर आ रहा, जहां तक नजर आ रहा क्या है, सारा का सारा क्या है, मेरा ही जमीन है। तो तुमको जो जिस पे तू हाथ रख देगा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो देवपाल के टाइम में यही था कि उसका एकदम पूरा तुमको मतलब खुली आंख से जहां तक देख सकता था, क्या होता, वो सारा का सारा क्या था, देवपाल का क्षेत्र था। ठीक है, असम से लेकर कहां तक, कन्नौज तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं नारायण, महिपाल और रामपाल। तो ये सब क्या था, ये सब बस ये सब खाओ पकाओ टाइप का था। तो इन लोग के लिए उतना ज्यादा इतिहास में भी ना स्थान है, ना मेरे नोट्स में स्थान है। नारायण पाल, महिपाल और रामपाल ये बाद के राजा थे, जिनके काल में क्या होगा, ये वंश का क्या हो गया, इस राजवंश का पतन हो जाता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेगा तो प्रशासनिक व्यवस्था में देख लो, केंद्र में राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था, लेकिन प्रांतीय राज्यपाल को किस नाम से संबोधित करते थे, ऊपरी का। किससे, ऊपरी का। और ग्राम वाले को ग्रामिक कहते थे। ये सब शब्द ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब शब्द क्या कीजिएगा, ये सब शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता रहता है कि कई बार ये टर्मिनोलॉजी जो है वो पूछता रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं प्रशासनिक इकाई में। तो प्रदेश को क्या बोला जाता था, प्रदेश को भुक्ति बोला जाता था। उसके बाद मंडल, फिर विश्व, फिर ग्राम। तो इसको क्या करेगा, ऐसे करके एगो ट्रेपीजियम बनाना। सबसे पहले टॉप में किसको रखेगा, केंद्र को रखेगा यानी कि राजा को, फिर ऊपरी को रखेगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, पूरा ट्रेपीजियम बना लेना। धार्मिक संस्थानों के लिए क्या किया जाता था, भूमि दान किया जाता था। ठीक है, उस टाइम में क्या होता था ना कि जो वर्तमान में जो हम लोग टेम्पल देखते हैं ना, तो मंदिर को क्या होता, मंदिर को आदमी सिर्फ एक चश्मा से देखता है, किसी धर्म विशेष का क्या है, वो पूजा स्थल है। मगर तुम थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा खुली आंखों से देखो, तो तुम थोड़ा कोई भी मंदिर, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। पटना का जो मंदिर है हनुमान मंदिर, हम उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। पटना का मंदिर जो है, तो तुम उसमें क्या देखता है, मंदिर क्या सिर्फ मंदिर है, मंदिर के आसपास में कुछ नहीं है। मंदिर के बगल में क्या है, इधर रेलवे स्टेशन है, थोड़ा इसमें गैप मार दो तो उधर एगो मस्जिद बना हुआ है। मंदिर के परिसर में देखेगा तो मिठाई का दुकान खुला हुआ है, बगल में मार्केट है, वहां पे फूल बिकता है, बगल में जल बिकता है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है, माला, मोती, बतासा क्या कहाँ बिकता है। ठीक है, तो इस मंदिर को, यदि पटना का जो हनुमान मंदिर है, उस मंदिर को वहां से उठा लिया जाए। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल दे रहे हैं, उस मंदिर को वहां से उठा लो। ठीक है, और उसको कहीं भी ले जाके स्थापित कर दो, गांधी मैदान में ले जाके स्थापित कर दो, कंकर बाग में ले जाके स्थापित कर दो, या फिर चिड़ैया टालपुर की तरफ ले जाओ, या फिर क्या होगा, उधर जो बोरिंग रोड है उधर लेके चल जाओ। तो तुम थोड़ा विचार करो कि जो आसपास में जो ये सब मिठाई वाला क्या कहता है, फूल वाला दुकान सब जो है, तुमको लगता है ये सब सरवाइव करेगा, वो दुकान क्या होगा, ऑटोमेटिक वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा हवा में, कपूर की तरह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जितना दुकान है नहीं, दुकान इस मंदिर पे आश्रित है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आदमी पूजा करने जाता है तो मिठाई लेता है, फूल लेता है, अगरबत्ती लेता है, धूप लेता है। तो इस मंदिर के कारण क्या हो रहा, उतना आदमी का जीवन यापन हो रहा, रोजी रोटी चल रहा। तो समझ में आया, ये अर्थव्यवस्था का एक चक्र है। तो उस टाइम में अर्थव्यवस्था का चक्र होता था मंदिर। ठीक है, बस हमको तुमको जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना,
तो राम मंदिर क्या, नॉर्मल आदमी क्या उसको देख रहा कि वो सिर्फ एक मंदिर है, मगर उस मंदिर के इर्द गिर्द में तुम देखो तो कितना सारा दुकान दौरी बना है, कितना सारा गाड़ी घोड़ा लगा है, कितना ठेला वाला, रिक्शा वाला, मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला, ऑटो वाला का क्या हो रहा, जीवन यापन हो रहा। किसके कारण से, सिर्फ उस मंदिर के वजह से। उस मंदिर को वहां से हटा दो, वो सब ऑटोमेटिक वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा हवा में। समझ में आया। तो उस टाइम में क्या होता था, मंदिर सिर्फ आस्था के लिए नहीं था, मंदिर क्या था, मंदिर इकोनॉमी का चक्का भी चलाता था। समझ में आया। चलो, धार्मिक स्थिति कैसा था, तो जो पाल शासक थे, तो पाल शासक किसको सपोर्ट करते थे, जो महायान धर्म, जो बौद्ध में क्या था, महायान धर्म के जो शाखा था उसको फॉलो किया जाता था। देखो, बुद्ध के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक एक चीज जितना उसका उपसंप्रदाय है ना, हम उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ाए। ठीक है, तो जो नहीं पढ़े क्या कीजिएगा, जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, हम पढ़ाए हैं। देखो 71वीं बीपीएससी निकालना थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा, वीडियो लंबा होगा क्योंकि भाई हम भी जिम्मेदारी लिए तो क्या करें, ढंग से करवाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि विक्रमशिला नालंदा संपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालय का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया, और साथ में क्या किया गया, संरक्षण भी प्रदान किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार कहां पे करवाया, नेपाल में, तिब्बत में, दक्षिण पूर्व एशिया तक। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या था, समाज में ब्राह्मणों का क्या था, वर्चस्व था। बौद्ध धर्म के कारण क्या हुआ कि जो शैक्षणिक संस्थाएं थी समाज में, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रभावित होने लगा। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो हम पढ़ाए हुए थे कि जैसे कि सूद होता, ब्याज जानता है ना, ब्याज, इंटरेस्ट, तो ब्याज हो गया, साथ में बलि हो गया। तो इस प्रकार का चीज को जो रोका जाने लगा ना, तो बुद्ध के प्रति क्या हुआ, लोगों का रुझान ज्यादा होने लगा। ठीक है, तनी एक सेकंड रुक जाओ। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बौद्ध के प्रति क्या होने लगा कि लोग बौद्ध धर्म को क्या करने लगे, ज्यादा प्रीफर करने लगे। समझ गए। जाति व्यवस्था कठोर थी लेकिन कुछ स्थानों पर क्या था, लचीला था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था की बात कीजिएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि अभी जैसे कि क्या हो रहा कि अभी एआई का समय काल है, चैट जीपीटी है, साथ में तुमको को पायलट है, तो जैसा चीज तो होता नहीं था, इंडस्ट्री है, तो वैसा कुछ तो उस टाइम में उतना होता नहीं था। तो क्या था, कृषि पे ज्यादा से ज्यादा क्या था, अर्थव्यवस्था आधारित था। व्यापार और वाणिज्य की बात करेगा तो मालवा, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका तक क्या होता था, इनके द्वारा व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी। ठीक है, ठहर जाओ एक सेकंड भाई। तो कहाँ थे हम लोग, मालवा, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका तक क्या था, इनका व्यापार था। ठीक है, भूमि दान से क्या होता था, भूमि जो दान किया जाता था तो वो सिर्फ दान के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि उससे क्या होता था कि उससे जो राजस्व जो होता था, राजस्व सरकार का, वो क्या होता था, उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। ठीक है, उससे आय क्या होता, आय की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। ठीक है, ताम्र पत्रों के द्वारा क्या हुआ था कि इस भूमि दान के बारे में क्या होता है कि जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सांस्कृतिक विकास। तो सांस्कृतिक विकास की बात कीजिएगा तो जो पल्लव वंश जो था, तो उसके टाइम में क्या हुआ, जो पहाड़ी और बंगाल में क्या हुआ कि मूर्ति कला धीरे धीरे आपको विकसित होने लगा। ठीक है, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि बौद्ध शिक्षा और उसके दर्शन का क्या किया जाने लगा
कि प्रचार किया जाने लगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं धातु शिल्प कला। तो धातु शिल्प कला का तात्पर्य क्या हो गया कि जो मूर्ति वगैरह होता होगा ना, ठीक है, तो मूर्ति वगैरह को बनाने में क्या किया जाने लगा कि एलिमेंट का, किसी प्रकार के धातु का किया जाने लगा, इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है, जैसे कि ब्रॉन्ज यानी कि कांस का, ठीक है। पेंटिंग और पाल लिपि भी क्या होगा कि धीरे धीरे आपको विकसित होने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रशासनिक विशेषता। तो प्रशासनिक विशेषता कैसा था कि शिक्षण संस्थान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक। और बौद्ध भिक्षु समाज को क्या हुआ कि उनको राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। शांति स्थापना हेतु धर्म प्रचारकों का क्या किया जाने लगा, नियुक्ति किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि धर्म का जो उपदेश होगा वो दिया जाएगा तो उसको लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उनके विचारों में क्या होगा कि परिवर्तन आएगा, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व की बात कीजिएगा तो जो पाल वंश है, तो पाल वंश भारत में बौद्ध धर्म का क्या था कि अंतिम स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऐसा टाइम आया कि क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को, चलिए थोड़ा तूफान आ गया था ना, इस वजह से देखना पड़ा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। तिब्बत में क्या हुआ, बौद्ध धर्म की जड़ें क्या हुआ कि पाल वंश की नालंदा परंपरा से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट है, एक सेकंड ठहर जाओ, पांड्य चोल, चलो ठीक है। तो राष्ट्रकूट की बात करेगा तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है, तो इसका टाइमलाइन कितना है, इसका टाइमलाइन है 735 से 982 ईस्वी, ठीक है। स्थान बोल दे तो दक्षिण भारत, देवगिरी, ठीक है। वर्तमान में जो महाराष्ट्र वगैरह है तो वो सब क्या होता था, वो सारे उस क्षेत्र में सम्मिलित थे। प्रमुख शासक की बात करोगे तो ध्रुव धारा वर्ष 780 से 793, उसके बाद गोविंद थ्री 793 से 814, उसके बाद अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी। इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये लंबा समय काल तक इसके द्वारा शासन किया गया और इसके समय में शांति और संस्कृति क्या हो गया कि डेवलप किया, ठीक है। और अंतिम राजा का बात करेगा तो कृष्ण थ्री 939 से 967 ये अंतिम शासक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, देखो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उससे पूछता रहता सवाल। तो राजा स्वाभाविक है सर्वोच्च होता था, लेकिन प्रशासन में क्या था, स्थानीय स्वायत्त दिया गया था। देखो स्थानीय स्वायत्त देने के पीछे और भी कारण था। अब मान के चलो कि दिल्ली में राजा बैठा होगा, अब चाहेगा कि अब क्या होगा कि बिहार के किसी जिला में, जैसे कि मान चलो कि शिवहर में, वो वहां से कंट्रोल करे तो दिस इज द इम्पॉसिबल। तो क्या होता था कि थोड़ा बहुत स्वायत्त प्रदान किया जाता था ताकि क्या हो कि उस पर भी ये नहीं रहे कि मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, तो क्या हो कि वो भी अपना कर वगैरह जो होता था, प्रशासनिक व्यवस्था होता था, वो सब भी अपना वो बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से चालू करता था, चलाए रखता था, ठीक है। पहले क्या, प्रांत, फिर राष्ट्र, फिर विषय, फिर जिला, फिर ग्राम, ये क्या था, प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। टॉप पे कौन रहेगा, टॉप पे राजा रहेगा। कुछ कुछ पद होता था जैसे कि अमात्य, देशमुख, ग्राम अध्यक्ष, बलाध्यक्ष। देखो थोड़ा अपना क्या करना, थोड़ा सेंस भी लगाना कि जैसे बलाध्यक्ष है तो इससे कुछ कुछ तुमको थोड़ा सा विचार बलशाली टाइप का, तो क्या हो सकता है, या तो ये न्यायिक व्यवस्था प्रणाली से जुड़ा हो सकता है, या फिर सैनिक सेना वाला जो को क्या होगा, मुख्य सेनापति टाइप का कुछ होगा, तो कुछ इस टाइप का होगा। अब जैसे ग्राम है तो स्वाभाविक है कि वो विलेज से कहीं ना कहीं क्या होगा, रिलेटेड होगा। अमात्य है तो ये क्या होगा कि या तो क्या होगा कि ये बहुत बड़ा एडवाइस देने वाला होगा,
या फिर धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित होगा। तो जो चीज नहीं समझ में आया उसको क्या करेगा कि इस प्रकार से रिलेट करके करेगा, तो स्वाभाविक रूप से वहां पे कर लेगा। ठीक है, चलो धार्मिक स्थिति की बात करेगा तो धार्मिक स्थिति कैसा था, राष्ट्रकूट के टाइम में तुमको शैव धर्म और वैष्णव धर्म के ये लोग अनुयायी थे। ठीक है, तो देखो ये जितना धर्म वगैरह ये सारा चीज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम तो करवाएंगे, हम छोड़ेंगे कोई भी चीज को नहीं। ठीक है, एक भी चीज आपको छोड़ेंगे नहीं, जो जो आपके एग्जाम के परिदृश्य से इंपॉर्टेंट होगा वो हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म को भी क्या किया गया था, संरक्षण दिया गया था। और कई शासक क्या थे, जैन भी थे। कांची, एलोरा, पतदकल में क्या किया गया था, धार्मिक स्थानों का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो वहां पे क्या होगा, कुछ न कुछ स्थापत्य कला वगैरह भी वहां पे होगा, कुछ मूर्ति हो सकता है, कुछ निर्माण हो सकता है। समझ गए। चलिए, सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो सामाजिक स्थिति की बात कीजिएगा तो वर्ण व्यवस्था मजबूत था। जैन धर्म के कारण क्या हुआ, शिक्षा और कला को समर्थन मिला और अन्य वर्ग को भी क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा उनका भी जीवन बेहतर होने लगा। स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति थी, तो ये चीज सही है। ठीक है, कला, शिल्प और शिक्षा में महिला क्या होती थी, सक्रिय रूप से भाग लेती थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि महिला क्या होती थी, महिला थोड़ा सशक्त थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था, व्यापार किस प्रकार था, नगरों की वृद्धि, दक्षिण भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, जैसे कि अरब से, श्रीलंका से, चीन से। ठीक है, कृषि के साथ साथ क्या होता था, हस्तशिल्प का भी विकास किया गया था। हस्तशिल्प क्या, हाथ से बनाया गया किसी भी प्रकार का वस्तु हो सकता था, लकड़ी का, मिट्टी का, कपड़ा हो और भी कुछ भी हो। ठीक है, चलो सांस्कृतिक उपलब्धियां की बात करोगी तो कन्नड़ साहित्य, क्या, कन्नड़ साहित्य, कवि राजमार्ग, कौन, ये किनके द्वारा निर्माण किया गया, बनाया गया, अमोघ वर्ष के द्वारा। ये कौन थे, ये राजा रह चुके थे। एलोरा की जो कैलाश मंदिर है, तो ये क्या वहां इस समय काल का क्या है, एक उदाहरण है। साथ में धातु कला, मूर्ति कला, स्थापत्य, इन सभी में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे पूरा विकास हो रहा था। ठीक है, प्रशासनिक विशेषता की बात कीजिएगा तो ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन का विकास हो चुका था। राजा, फिर मंत्री, सामंत, फिर ग्राम पंचायत, इस प्रकार क्या होता था, कार्य प्रणाली काम करता था। प्रशासनिक जो हायरकी होता है वो इस प्रकार के था। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक महत्व की बात कीजिएगा तो इनके समय काल में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट भारत के 3 महान शक्तियों में से एक था। कौन कौन था उस टाइम में, एक तो पाल था, दूसरा प्रतिहार था और तीसरा कौन था, राष्ट्रकूट था। ठीक है, चलिए कला, साहित्य, धर्म, राजनीतिक, ये सब में इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा योगदान दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कीजिएगा तो लगभग 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी की बात है। ठीक है, स्थान क्या था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और राजाओं की बात कीजिएगा तो नागभट्ट वन 730 से 756। इसी टाइम में क्या होता है, अरब का क्या होता, अरबी लोगों का क्या होता है कि आक्रमण होता है। तो आक्रमण होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको पराजित किया जाता है, किसके द्वारा, नागभट्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है वत्सराज। तो वत्सराज 750 से 800 ईस्वी, इनके द्वारा क्या किया गया, कनौज पे अधिकार कर लिया गया। उसके बाद आता है नागभट्ट। तो नागभट्ट के द्वारा नागभट्ट 2, तो इनका टाइमलाइन कितना था, 805 से 833। इसमें एक चीज हमको करना बाकी है, वो बाकी ये है कि आपको एक एक का संस्थापक का नाम हम बता दें, वो हम कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज 836 से
ईस्वी, ठीक है। नागभट्ट 2 के बारे में देख लो। पाल और राष्ट्रकूटों में क्या होता कि इनमें टक्कर चल रहा था। मिहिर भोज 836 से 850, इसके बारे में कहा था कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे और इनके द्वारा उपाधि ली गई थी किस चीज का, आदि वराह का, ठीक है। फिर आता है महेंद्र पाल, देवपाल, यशपाल, ये सब क्या था, उत्तरवर्ती शासक था और इनके समय काल में क्या होता है कि फिर ये पूरा का पूरा डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। एक सेकंड ठहरो जरा। वैसे भी क्या होगा कि कोई चीज छोड़ेंगे थोड़ी ना। चलो प्रशासनिक व्यवस्था का बात करते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, केंद्रीकृत था, लेकिन सामंतों को क्या होता था कि उनका भूमिका महत्वपूर्ण था। सामंत क्या होता था, सिंपल सा समझ लो कि राजा का ये पूरा क्षेत्र है, तो ये ऐसे 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 करके क्या होगा कि डिवाइडेड होगा। यहाँ का देखने वाला कोई होगा, इसको देखने वाला कोई होगा, इसको देखने वाला कोई होगा, इसको देखने वाला कोई होगा, तो ये सामंत होगा, इस क्षेत्र का मालिक होगा। तो ये पूरा शासन प्रशासन देख रेख सारा चीज कौन करता हो, यही कर वसूल वगैरह सारा चीज यही करता होगा और फिर ये रिपोर्ट करता होगा राजा को, सेंटर में उसको सारा चीज देता होगा, समझ गए। तो सामंत उस टाइप का होता था। पदों का नाम बोलेगा तो पद कैसा था, राजपुरुष, उपरिक, विश्वपति, ग्रामीण, ये हायरकी में ऐसे ही करना। सबसे पहले किसको लाएगा, राजपुरुष को, फिर उपरिक को, फिर विश्वपति को, फिर ग्रामीण को, ठीक है। साम्राज्य को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, भुक्ति, फिर विषय, फिर ग्राम, ठीक है। चलो धार्मिक का बात करेगा तो धार्मिक स्थिति कैसा था, वैष्णव धर्म के ये लोग अनुयायी थे और वराह अवतार की मूर्ति और मंदिर की क्या की गई है, उस टाइम में उसको ज्यादा महत्व दिया गया, पूजा गया, ठीक है। प्रतिहार धर्म की नीति अपनाया गया, ओके। चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या था, सही सुनता था, यानी कि जैसे कि अभी वर्तमान का जो भारत है सेकुलर इंडिया कहते हो, ठीक है। तो जिसको जो धर्म मानना है नहीं मानना क्या कर सकते हो, मान सकते हो, तो उस टाइप का भी स्थिति था, ओके। सामाजिक स्थिति की बात करेगा तो स्वाभाविक है, सब में देख रहा है, वर्ण व्यवस्था कठोर था, स्त्रियों की स्थिति मध्यम थी और राजघराने का स्वाभाविक है महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। ब्राह्मणों को क्या किया था, तो भूमि दान में दिया जाता था और साथ में उनका क्या किया था, उनका सम्मान किया जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करेगा तो कृषि पे ही आधारित था, साथ में सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का क्या किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था। तो राजा कहीं ना कहीं क्या होता था, अपने राजस्व के लिए ये सारा चीज करता था। व्यापार का बात करेगा तो व्यापार भूमि मार्ग से और समुद्री व्यापार दोनों होता था। धातु मुद्रा चलता था, मुद्रा क्या चलता था, धातु का होता था और साथ में क्या किया जाता था, ताम्र पत्रों का भी क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ओके। सांस्कृतिक का बात करेगा तो नागरा शैली के मंदिर, नागर शैली, उसके बाद वेसर शैली, ठीक है, और भी बहुत सारा है, तो वो आर्ट एंड कल्चर वाला है तो उसको उधर ही रहने दीजिए, ठीक। तो नागरा शैली के मंदिर का बात करेगा तो कहलो, बरौली, ग्वालियर में क्या हुआ कि वहां पे ये शैली का मंदिर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक साहित्य
को राजा के द्वारा क्या किया जाता था, राजा के द्वारा उसको समर्थन दिया जाता था। ठीक है, चित्रकला था और स्थापत्य कला वगैरह विकास हो रहा था, तो राजा उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। जहां तक हो पता होगा क्या, हेल्प ही करता होगा। प्रशासनिक विशेषता का बात करेगा तो सामंत आधारित शासन था। सामंत के बारे में बताए थे ना कि कैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सामंत वगैरह था। ठीक है, अनेक बार केंद्र से बगावत, तो ये सब बहुत आम सा बात है, ये सब होता रहता था किसी के भी प्रशासन में। स्थानिक प्रशासन में क्या था, जो सबसे रूट पे ग्राउंड लेवल पे जुड़ा था वो कौन था, ग्राम सभा। ठीक है, चलिए देखो जहां पे डिस्कशन का आवश्यकता हम वहां पे कर, नहीं जहां पे नहीं है तब जबरदस्ती थोड़ी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अरबों का क्या होता है, भारत पे आक्रमण होता है तो उसको रोक दिया जाता है इनके द्वारा। उसके बाद राष्ट्रकूट और पाल के साथ क्या होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है, उत्तर भारत में स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्या किए कि ऐड कर दिए। अब आते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की बात करेगा तो चालुक्य वंश में ये चीज देखना, पहले तो टाइम, ये क्षेत्र देख लो, क्षेत्र कौन सा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रमुख शाखा की बात करेगा तो एक तो बादामी के चालुक्य थे 543 से 753। उसके बाद था कल्याणी के चालुक्य 973 से 1190। उसके बाद आया पूर्वी चालुक्य विजयनगरम। ठीक है, यानी कि विजयनगर। यहाँ पे ये क्या था, ये पल्लवों को क्या करते थे, ये पल्लवों को सहयोग प्रदान करते थे। ठीक है, प्रमुख शासक की बात करेगा तो प्रमुख शासक कौन था, प्रमुख शासक में पुलकेशिन द्वितीय हुआ, जो कि 610 से 642। और इसके द्वारा क्या किया गया था, जो मगधा वाला क्षेत्र में जो हर साल आता था उसको क्या किया गया था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के आसपास क्या किया गया था, पराजित किया गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है विक्रमादित्य वन। उसके बाद आता है विक्रमादित्य, फिर आता है कीर्तिवर्मन। तो ये सब क्या था, ये सब साउथ में बहुत ज्यादा ही फेमस था, प्रभावशाली था, महत्वाकांक्षी प्रकार का ये क्या था, ये सब शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए देखो ये जो चालुक्य वंश है ना, अभी जो हम बता रहे हैं चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम के बारे में तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय है ना, पुलकेशिन द्वितीय। देखो टाइमलाइन में कई बार क्या होता था, कई बार हेरा फेरी होता था। जैसे कि यहाँ पे 610 से 642 है ना, तो यहाँ पे 42 तो सही है, यहाँ पे 609 कर लेना यदि करना होगा तो। कितना कर लेना, 609। ठीक है, ठीक, चलो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दे, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी चलो बता ही देते हैं। इसके द्वारा क्या किया गया था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, इसके द्वारा तुमको एक यज्ञ करवाया गया था जिसका नाम क्या था, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो ये चीज याद कर लेना, बस यही था जो हमको एक्स्ट्रा बताना था। और राजधानी पूछ लेगा तो राजधानी कहाँ था, राजधानी, राजधानी था तुमको वता वतापीपुर। ठीक है, वतापीपुर। तो ये दो चीज आप हर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था का। तो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, प्रशासनिक व्यवस्था प्रांत, फिर राष्ट्र, प्रांत क्या था, राष्ट्र, फिर जिला विषय के रूप में, फिर गांव ग्राम के रूप में। ठीक है, उच्च पदाधिकारी जो होते थे तो उनका बात कीजिएगा तो मंत्री, फिर श्रांगी विग्रह, फिर देशमुख, फिर बलाध्यक्ष। ठीक है, और स्थानीय पंचायतों की बात कीजिएगा तो शासन क्या था, पंचायत स्तर पे होता था। देखो इसमें एक चीज और हम कर देते हैं, पूर्व में हम नहीं किए, तुमको लगता होगा कि हम भाग रहे थे, हम भाग एक्चुअली नहीं रहे। ठीक है,
प्रॉब्लम ये है ना कि अब ज्यादा कोई चीज में बोलेंगे तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा समस्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा नॉलेजबाजी हो जाएगा मेरे द्वारा, ठीक। तो हम उस चीज से बचना चाह रहे हैं, बस यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा वो किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है हम वहां पे तुमको क्या करते हैं, वहां पे हम बता ही दे रहे हैं। चलो सब चीज सही है, सही जा रहे हैं, ठीक। धार्मिक स्थिति की बात करेगा तो प्रारंभ में किसको, शैव को, फिर बाद में जैन धर्म को क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव क्या था, थोड़ा बहुत था। ओके, चलिए बस आपको क्या करना है, इन सभी चीज को रीड करना, रटना बिल्कुल नहीं। 5 बार 6 बार रिवीजन करेगा तो रटा मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, ये चीज आने लगेगा, ठीक। सामाजिक स्थिति की बात करेगा तो वर्ण व्यवस्था लचीला थी, पहली बार सुने के लचीला थी, ठीक है। व्यापारियों को उच्च स्थान दिया गया था, यानी कि क्या था, इसको उतना धर्म उर्म से उतना लेना देना नहीं था। ये मतलब राजा क्या था, हमको लगता है कहीं ना कहीं धर्म को अलग रखता होगा और राज की नीति को अलग रखता है। जो भी इस प्रकार का राजनीति करेगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ज्यादा होगा। ओके, चलिए वाणिज्य, जो व्यापार करने वाले थे, ठीक है, तो उनको वाणिज्य को क्या होता था, उनका गिल्ड होता था, ठीक है, क्या होता था, गिल्ड होता था, यानी कि उनका समूह होता था। तो उनका भी क्या होता था, जो व्यापारी वर्ग थे उनका भी समाज में असर था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की बात कीजिएगा तो आर्थिक स्थिति कृषि और व्यापार दोनों सशक्त था। साथ में समुद्र के रास्ते अरब से, चीन से, श्रीलंका से व्यापार होता था। भूमि दान क्या हो गया था, अब बहुत ही आम हो गया था, कुछ उतना अब खास नहीं रह गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बदामी। तो बदामी हो गया, एहोल हो गया, पतदकल हो गया। यहाँ पे क्या था, दक्षिणी स्थापत्य कला तुमको देखने के लिए ज्यादा मिलता। साथ में वासपन्ना, पंपा, रन्ना, ये सब क्या है, कन्नड़ साहित्यकार है। तो इन व्यक्तियों का क्या कीजिएगा, आप लोग नाम याद रखिएगा, कई बार क्या होता है ये सब पूछता रहता है, ठीक है। चलिए प्रशासनिक विशेषता की बात कीजिएगा तो प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन था उसमें क्या था, ग्राम सभाओं का विशेष भूमिका था। देखो ये सब बहुत कॉमन सेंस वाला बात है, तुम खुद सोचो ना, उतना दूर से बैठ के क्या इतना दिमाग दिमाग लगाता। देखो मंदिर की अर्थव्यवस्था तो हम वहां पे भी बताए थे, और यहाँ पे प्रॉपर देखो इसमें चलता था कि मंदिरों की अर्थव्यवस्था धर्म के साथ साथ क्या होता था, अर्थतंत्र का भी केंद्र था मंदिर को। यही कारण से साउथ का जो मंदिर देखेगा ना भाई, गगनचुम्बी है। कभी मौका जीवन में मिले, देखो इसमें रिलीजियस रिलीजियस का चक्कर मत लगाना कि हम इस धर्म से हैं उस धर्म से, ये सब अच्चर पच्चर नहीं लगाना। जैसे अब ताजमहल है, तब ऐसा थोड़ी ना कि जो जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति होगा सिर्फ वही जाएगा, नहीं ना। जो अच्छा प्लेस हो ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जामा मस्जिद है कि कुतुब मीनार है कि मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। मौका मिले जरूर जाना, एकदम बहुत सुकून मिलेगा। मौका मिले तो एक बार मीनाक्षी मंदिर जाना, बहुत एकदम शानदार मंदिर बनाया गया हुआ, ठीक है। सामान्य के टाइम में, अभी जो वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं, तो इस टाइम में कितनों पैसा होगा तो ऐसा मंदिर सोच के भी नहीं बना सकता है, ठीक है। चलो ऐतिहासिक महत्व का बात करेगा तो इस टाइम में क्या था कि इस टाइम में दक्षिण भारत का राजनीतिक क्या था, एकदम संगठित था। वास्तुकला और कन्नड़ साहित्य क्या होता, एकदम पूरा उत्कर्ष पे, एकदम पूरा एकदम फल फूल रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पल्लव वंश। कहाँ चला गया पल्लव वंश भाई, हमको लगता है ना कि हमको पागल बनाएगा एक कॉपी। कई बार क्या होता है, चीजें एक जगह कंसोलिडेटेड तरीके से नहीं रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि हम भी घनचक्कर बन जाते रहते हैं। चलो आगे पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का बात करेगा तो इसका टाइमलाइन कितना है, इसका टाइमलाइन है तुमको 275 ईस्वी से 897 ईस्वी, ठीक है। स्थान का है तमिलनाडु और आंध्र। प्रमुख शासक देखो, शुरू का बात करेगा तो शुरू में एक व्यक्ति है जिसका हम नाम बता देते हैं, क्या नाम है, सिंह विष्णु,
ठीक है, ये वो है सी विष्णु। इसका टाइमलाइन कितना है? 575 से 600 ईस्वी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है, क्योंकि प्रमुख शासक का बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शासक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ज्यादा शासकों को इंक्लूड नहीं कर, नहीं तो इसमें हम बताएं तब इसमें 10 गो राजा आएगा भाई, 10 गो आएगा। बोलो तो हम बोल देते हैं, तुमको यदि लिखना होगा तो लिख लेना। एक नंबर पे कौन आ गया? सी विष्णु। उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद है कि देववर्धन द्वितीय, फिर है परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसके बाद प्रथम हो गया, उसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर है परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर है नंदी वर्मन द्वितीय, उसके बाद है दंतिन वर्म, फिर है नंदिन वर्म तृतीय, उसके बाद है निरिप तुंग वर्मन, उसके बाद है अपराजित। तो इतना सारा शासक है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हम क्या किए उसी का नाम इंक्लूड किया। तो महेंद्र वर्मन 1 600 से 630 ईस्वी। शैव धर्म का क्या था? इनके द्वारा क्या किया जाता था? समर्थन किया जाता था साथ में। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन 1 630 से 668 ईस्वी। ये चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को क्या किए थे? हराए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं राज सिंह और अपराजित वर्मन। तो ये क्या था? अंतिम राजा था। अभी तुमको बताया नहीं सारा राजा उजा का हम नाम। एक था राजा, एक थी रानी, मर गए राजा, क्या हो गया? खत्म कहानी। चलो, केंद्रीय प्रशासन की बात करेगा तो वो मजबूत था, स्थानीय को स्वायत्त था। जो वो होता था ना प्रशासनिक वाला व्यवस्था। एक चीज इसमें, पल्लव वंश का संस्थापक का नाम हमने बताया ना, तो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम देख लो। काहे तुम लोग भी गड़ी आएगा कि बताता नहीं संस्थापक नहीं बताते, जहां पे इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे तो हम बता ही देते हैं। बपदेव क्या था? बपदेव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो नाडु था, फिर कोट्यम था, फिर ग्राम था। ये प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, सामंत और ब्राह्मणों को क्या किया जाता था? इनको भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है, ठीक है। धार्मिक स्थिति का बात करेगा तो शैव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव और जैन धर्म के लिए भी सहिष्णुता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब कि रहने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो था, मंदिर निर्माण होता था और इसमें महाबलीपुरम के शिलालेख से इस बात की जानकारी मिली है। ठीक है, चलो, सामाजिक व्यवस्था का रहेगा तो ब्राह्मणों को सामाजिक व धार्मिक श्रेष्ठता यानी कि टॉप पे रहता था ब्राह्मण। ठीक है, शिल्पकार व्यापारियों का क्या था? आर्थिक जो गतिविधियां थी उसमें प्रमुख भूमिका उनके द्वारा निभाया जाता। ठीक है, आर्थिक स्थिति की बात करेगा तो आर्थिक स्थिति कैसा था? दक्षिण पूर्व एशिया जो था, तो दक्षिण पूर्व एशिया कौन हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, ठीक है ना जी, ये हो गया अपना प्यारा सा भारत। यहाँ पे बंगाल का खाड़ी, बंगाल के खाड़ी के बाद इधर आएगा म्यांमार, म्यांमार से थोड़ा सा नीचे इधर आएगा थाईलैंड, थाईलैंड आ जाएगा। उसके बाद थाईलैंड के बाद आगे आएगा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारा चीज आया जाएगा। तो यही वाला जो था क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, ये वाला क्षेत्र, आसियान का नाम सुना है ना, तो वही वाला क्षेत्र। ठीक है, चलो, श्रीलंका, चीन, इस सब से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक, कृषि में सुधार किया गया, साथ में नहरों का भी निर्माण करवाया गया। ओके, सांस्कृतिक विकास का बात करेगा तो महाबलीपुरम में क्या किया गया है कि पत्थर को काट के क्या किया गया? पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया। और ये स्थापत्य का क्या है कि एक अद्भुत नजारा है।